एक क्रॉप हुआ मैंने उसको पूरा कर लिया कैमरा। हम्म। मैंने कहा कैमरा क्रॉप हुआ मैं पूरा कर लिया क्योंकि अभी ढंग से ही नहीं है। हाँ जी, सारा स्पेस। क्वेश्चन 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 अबाउट टेक्स्ट एडिटर। हाँ जी। वो क्वेश्चन ये था कि जो चैप्टर यार जो सेक्शन है पैराग्राफ उसके बगैर भी एग्जिस्ट कर सकता है। चैप्टर। और हमने ये टर्मिनोलॉजी ये रखी थी कि हम लोग एक हैश लगाएंगे और एक हैश होगा कि कोई चैप्टर या सेक्शन है और डबल हैश होगा कि वो है। तो इट कुड बी जिसके किसी ने भी चैप्टर लिखना नहीं है तो वो पैराग्राफ लिखना चाह रहा है लेकिन उसको चैप्टर से होके जाना पड़ेगा, इसका मतलब चैप्टर में बनाना पड़ेगा इवन तो वो नहीं है लेकिन चैप्टर है। और सो एक डमी चैप्टर बनाओ। सो एवरीथिंग व्हिच इज नॉट इन एनी चैप्टर इज इन दैट चैप्टर। नहीं क्या मतलब? मतलब ये कि शुरू में अगर किसी ने हैश नहीं डाला तो वो एक डमी चैप्टर के अंदर, राइट। सो एक डमी चैप्टर बना दो। ये अक्सर होता है, ये आपको अक्सर जगहों पे मिलेगा। ये कुछ चीजें हैं जो कि भाई इसको किस कैटेगरी में डालें, इसकी किस कैटेगरी इसके बाद आ रही हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, एक 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 ना सबसे ऊपर एक हेडर बना दे, चैप्टर बना दें जो कि विजिबल नहीं है लेकिन हमने बनाया हुआ है, जो एम्प्टी भी हो सकता है, जिस और अगर कोई इसके नीचे पैराग्राफ आ रहे हैं तो वो उसके अंदर मर्ज हुआ। ठीक है। और उस वो टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। जो सेक्शन पे एक लॉजिकल टर्म नहीं है लॉजिकल टर्म भी है। तो हम इसको ऑब्जेक्टिव बना दें। यानी हम ये कर सकते हैं हमने पैराग्राफ बनाए हुए मल्टीपल हाँ। और हम उसके अंदर से हम अपनी लाइन का बता सकते हैं कि लाइन के स्टार्ट पे हैश है और वो है तो इसका मतलब हमें पता है चैप्टर, हमें चैप्टर काउंट पता चल गया चैप्टर इंडेक्स, तो हमें ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है। यानी इतना ओवरहेड हमारा जो आ रहा है कि हम चैप्टर से पहले सेक्शन जा रहे हैं, अगर किसी ने नहीं भी लिखना फिर भी हमें चैप्टर बनाना पड़ रहा है। और अगर किसी ने स्टार्ट करनी है टाइपिंग तो ऊपर अगर लेट्स सपोज पैराग्राफ है अगर वहां पे चैप्टर और नहीं, मैं एग्जिस्टिंग बताऊँ ना, तुम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट करोगे। वो यही ना कि आप जो डॉक्यूमेंट है जो आप लिख रहे हैं तो साथ एक इंडेक्सिंग होती रहेगी, जहां पे एक हैश आ गया उससे पता चल गया इसके ऊपर एक चैप्टर का एक इंडेक्स है। तो जब इंडेक्सिंग होगी वो उसी एरिया में से निकाल लेगा कि हाँ भी यहाँ पे एक चैप्टर था और दूसरा चैप्टर था। यार मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो ये कि दिस इज हाउ यूजुअली डॉक्यूमेंट्स आर मेड। गूगल डॉक्यूमेंट भी ऐसे ही बना होता है, वर्ड भी ऐसे ही बना होता है। इवन बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स जो एक्सएमएल फॉर्मेट में होते हैं वो भी यही होते हैं। तो इवन एचटीएमएल जब आप पढ़ेंगे जाके तो उसमें भी टैग्स होते हैं। सो टैग्स बेसिकली डिसाइड करते हैं, अच्छा ये सेक्शन है, ये है, ये वो है, तो वो होते हैं। ठीक है। वो लॉजिकल टर्म्स, वो बेसिकली उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी होती है। वो फिर जब आप व्यूज बनाते हैं ना तो बताते हैं, अच्छा इसको मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ, उसको मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ। समटाइम इट इज वेरी इजी एंड फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हर चैप्टर के शुरू में एक कोट आए। अब अगर तुमने पूरे डॉक, इट्स वेरी इजी कि मैं चैप्टर्स के अंदर गो थ्रू करूंगा और वहां ये लिख दूंगा। ठीक है। इसका मतलब आपने फिजिकल डिवाइजन की होगी। ठीक है। अदरवाइज आपको वो पूरे डॉक्यूमेंट में देखना है और एक चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, उस पर जाके ये डालना है। That will become आपको पता है कि आपने इंडेक्सेस स्टोर मैं करेंगे ये कहना तो चाह रहा हूँ कि दिस इज समथिंग जो कि जिसकी अप्रिसिएशन आपको कुछ अर्से बाद मिलेगी जब आप वेब डेवलपमेंट में जाएंगे, जब आप डॉम देखेंगे, डॉम पार्सर होता है उसका, जब आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो यू कैन सी दैट हैपनिंग कि ओ ये चीजें चाहिए थी। ठीक है। तो बिलीव इन दिस कि भैया ये मैंने रिक्वायरमेंट रखी है तो उसको फॉलो करो। फिर उसका ये था कि वो एक इशू आ रहा है ना कि अगर हम डमी लिख भी देते हैं, हाँ। अब हमारी एक डेफिनेशन है कि उसका एक सिंटेक्स है कि हमने हैश करना ही करना है, उसका मतलब ऊपर एक ऑलरेडी लिखा होगा कि एक चैप्टर वो स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर उसका एक सेक्शन ऑलरेडी मौजूद है इसका मतलब। मैंने कहा है कि उसको तुम उसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन बनाओ। ठीक है। हमें कोई एक लेके जाना वो जो पड़ेगा। तुमने प्रॉब्लम बताया इसका हल निकालो। इट कुड बी वन पॉसिबल सोल्यूशन मैंने आपको दिया। ठीक है। थिंक अबाउट सम अदर वे है सर कि तुम्हें किस तरह से इसको रिजॉल्व करना। ठीक है। और कोई बताए बात, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। नहीं डमी का यही तो मसला है ना कि वो डमी का ऐसा मसला है नहीं कि वो है। चैप्टर डमी, कैसे होगा मैं कह रहा हूँ डमी इम्प्लीमेंट होते हैं और वो किए जाते लेकिन वो हैं। चैप्टर कैसे लाटेक में होगा? अगर आप काम करेंगे जाके वहां पर ऐसे ही होता है। आप लाटेक में काम करें जाके, लाटेक के जो डॉक्यूमेंट है, कभी सुना है लाटेक के बारे में? लाटेक के बारे में सुना है ना? लाटेक बड़ा जबरदस्त एक सॉफ्टवेयर है जो नोथ ने बनाया था, डोनाल्ड नोथ ने। तो वो उसकी रीजन है, बहुत बड़ी रीजन है जी। हमारा क्वेश्चन चाह सर डमी एक चैप्टर है फिर, बना लें। लेकिन डमी चैप्टर तो नहीं है हमेशा जो कुछ आप देख रहे होते हैं ना वो होता नहीं है, आपने बस यूजर को दिखाना होता है कि हाँ तुम चाह रहे हो वो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि जिस वक्त हमने हमने कौन सी गेम स्नेक्स एंड लैडर बनाई थी।
सेक्शन लेटर में 2 डायमेंशनल अरे नहीं थी, लेकिन 2 डायमेंशनल अरे तो है, ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन, सो द थिंग इज कि फिजिकली कुछ और दिखाना, या दैट इज पॉसिबल, ठीक है। सो द थिंग इज कि हमारी कोई रिक्वायरमेंट्स है कि यार हम चाहते हैं इसको इस तरह से तुमने रखना, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करो। उस रिक्वायरमेंट में कुछ चीजें अगर नहीं आ रही तो उनको फिक्स करने की कोशिश करो, ठीक है। ट्राई टू इमेजिन कि कैसे उसको फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी का क्वेश्चन ये हम्म, तो फिर डमी काउंट होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो एक चेक लगा देना कि डमी को काउंट नहीं करना, लेकिन डमी में सर्चिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन डमी उसमें टेबल ऑफ काउंटर में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, सबने ये स्लाइडें पढ़ ली? तो इसमें टैग भी लगाना हाँ पड़ेगा, एक टैग लगाना पड़ेगा कि पहला इंडेक्स डमी ही है हाँ हाँ हाँ, लगा दो, ठीक है। हाँ जी, सबने स्लाइडें पढ़ ली? रेज योर हैंड अगर आपने पढ़ ली तो। बड़ा अफसोस की बात है, आपका आज क्विज है इसके ऊपर। हम कल कुछ ले लेते हैं, लेकिन प्लीज ये आप इसको अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि कल आपका इसके ऊपर कुछ होना है, ठीक है। मैं जल्दी से एक दफा गो थ्रू करता हूँ कि कोई सवाल अगर है तो आप मुझे बता दें इसके बारे में, क्योंकि दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमने कवर किया था, जो कि हमारे अगले टेस्ट में भी शामिल है, ठीक है। सो आपको याद होगा हमने सबसे पहले फंक्शन के अंदर इफेक्ट फंक्शन के काउंट को फिगर आउट करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। और फिर हमने कहा था कि ये ग्लोबल वेरिएबल जो है वो तो उसको सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। और फिर हमने स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन किया था, और फिर हमने ये काम किया था, ठीक है। फिर हमने स्टैटिक क्लास ऑब्जेक्ट्स की बात भी की थी। स्टैटिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब भी किसी स्कोप में बनता है तो स्कोप में हमेशा एक्सेसिबल होता है, ठीक है। उस स्कोप में हमेशा एक्सेसिबल होता है, ठीक है। और स्कोप में जिस जगह बनता है उसके बाद, फॉर एग्जांपल ये इंटीजर स्टैटिक काउंट आपको इस लाइन में नजर आ रहा है ना, इससे ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, ऑफकोर्स इससे नीचे ही अवेलेबल होगा। तो इसका स्कोप की डेफिनेशन ये है कि स्कोप में इसके बाद एक्सेसिबल है, ठीक है। अच्छा, यानी आप दोबारा आओगे तो इस लाइन के बाद दोबारा एक्सेसिबल अवेलेबल होगा, ठीक है। तो स्टैटिक का फायदा क्या है कि वो अल्दो के ग्लोबल स्कोप में बनता है, लेकिन विद रिस्ट्रिक्शंस बनता है, ठीक है। ग्लोबल का नुकसान क्या था कि ग्लोबल इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, ठीक है, तबाही मच जाती है आपकी, क्योंकि वो कहीं पर भी जाके उसको वेरिएबल को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल थी इसकी, ठीक है। ओके, फिर हमने स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, जैसे हमने कहा था कि हमारे पास ये क्लासेस हैं, ठीक है, एक क्लास है, उस क्लास का ये लुक की जो आईडी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम एक काउंट के थ्रू कर रहे हैं जो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जांपल वाज कि हमने ये एक मेन बनाया था, ठीक है। ये तो नजर आ रहा है, हाँ पक्का, ठीक है। नजर ना आए तो बताइएगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि वो ये कि यार थोड़ा सा आप लोग इस तरफ हो जाए, प्लीज आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाए, प्लीज थोड़ा सा इधर कर ले, थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा कर ले। वो सब तो नजर आ रहा है पक्का, क्योंकि आगे थोड़ा फॉन्ट छोटा हो जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। सो हर ऑब्जेक्ट जब बनता है, हर ऑब्जेक्ट जब बनता है उसकी आईडी को असाइन हो जाती है ना। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कैंडी ई है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, कहां बनेगा, ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। और फिर हम यहां जाते हैं, यहाँ लगे फंक्शन बनता है, उसमें ये लोकल वेरिएबल है, ये अगेन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। सो द थिंग इज हमने टेस्ट 2 दफा कॉल किया, जब टेस्ट 2 दफा कॉल किया तो ये सी 2 दफा बनेगा, लेकिन जो डी है वो एक दफा बनेगा, ठीक है। देन द क्वेश्चन कम्स कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होकर खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर डिस्ट्रक्शन होती है। डिस्ट्रक्शन किसकी पहले होती है, पहले स्टैक की डिस्ट्रक्शन होती है। सो द थिंग इज कौन पहले डिस्ट्रॉय होगा, यार मोइस कहाँ है, यार उसे फोन करो यार, ये क्या बंदा है, मुझे समझ नहीं आती है, सीनियर जो है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है। और फिर ये रिमूव होता है, यानी बेसिकली फिर ग्लोबल वेरिएबल्स की बारी आती है ना। और ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरह डिस्ट्रॉय होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं, ठीक। हाँ, स्टैक भी रिवर्स में होता है और ग्लोबल भी रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, जिस ऑर्डर में क्रिएट होते हैं उससे उलट ऑर्डर में डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है जी। ये फिर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन थी, प्लीज इसको आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि किसी भी मोमेंट पे आपको तस्वीर बनाने को कहा जा सकता है,
कि मुझे बताओ इसकी प्रोग्राम की स्टेट बताएं क्या होगी। ठीक है, इस वक्त मैं अगर यहाँ पर कर्सर को रोकूं तो मुझे बताएं कि मेरे हर हर सेगमेंट में क्या पड़ा हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने बड़ी मजे की चीज की थी, वो ये थी कि इस एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी। यार अब देखो सारा मामला खराब है, अब एक बच्चा अगर नहीं आया हुआ तो ये डिस्कस करना गलत है। दिस इज रॉन्ग, वी माइट बी डूइंग समथिंग स्टूपिड, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। सो रॉन्ग। यार काउंट करना कितने लोग बैठे, और जो नहीं बैठा हुआ उसको तुमने नोट करना है। अटेंडेंस ले लो प्लीज। दिस इज सो स्टूपिड। कितने कितने? हाँ, 2 लोग मिसिंग है, 2 3। तो एक मोइज नहीं है, दूसरा कोई बंदा नहीं है, कोई पता किसी में दोस्त? हाँ, तलहा, चलो। अच्छा एक, यार से पता करो वो किधर है यार। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि इसमें अगर आप गौर से देखें, प्लीज 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 प्लीज, इसमें आपका ये जो काउंट है वो एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल है। प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल। तो एक सवाल था जो किसी ने किया था कि ये प्राइवेट है और बाहर कैसे एक्सेसिबल है ना। ये एक्सेसिबल वाली बात नहीं है, यहां पर हम उसको एक दफा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो डिक्लेयर करने की एक दफा इजाजत है, उसके बाद अगर आप इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा कि मैं गलत तो नहीं कह रहा। ठीक है, कि ये बाहर एक्सेसिबल मेरे ख्याल में नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर आप इसकी एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं तो कैसे एक्सेसिबल करेंगे? हाँ, पब्लिक करके, दैट वुड बी स्टूपिड। हाँ, फ्रेंड भी नहीं, अगर मेन में मुझे चाहिए तो मेन को कैसे फ्रेंड बनाऊं? ग्लोबली डिक्लेयर भी नहीं कर सकते बेटा। क्या स्टैटिक, क्या स्टैटिक फंक्शन बनाए। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन के थ्रू हम इस स्टैटिक एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ। अगर हम प्राइवेट स्टैटिक एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें एक पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इसको एक्सेस करवाए। ये बात समझ। आपकी कल की जो लैब है वो सारी स्टैटिक के ऊपर है, तो प्लीज बी केयरफुल, ये आप पढ़ के आइएगा। ठीक है, ताकि आप लैब भी कर सकें। ठीक है, और कल बाय द वे एक बड़ा जबरदस्त इवेंट है, और मैं आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ क्या है। कल का जो कल की जो बेसिकली वो जो वीआर वाली एक सेशन है वो आप प्लीज अटेंड जरूर करें। इट्स ब्यूटीफुल। आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू मेक ए क्रिकेट गेम। ठीक है, सरप्राइज फॉर यू एज वेल, फॉर टीएस। यू हैव टू मेक ए क्रिकेट गेम। ठीक है, और वो कैसे बनेगी, कैसे सोचेगी, जस्ट थिंक अबाउट दैट, विल गो टू डिस्कस इट। इट्स अ ब्यूटीफुल। मेरी मेरी जो रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुई थी उसमें वी डिस्कस दैट कि क्रिकेट बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस, रन टाइम पे ही हमने डिस्कस किया था, लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक डिस्कशन। ठीक है, हाँ, इट कुड बी कंसोल बट इट कुड बी ग्राफिक्स, कुड बी एनीथिंग। ठीक है, ठीक है, वी कैन डू वंडरफुल थिंग्स। ऑलराइट, द होल आइडिया इज टू हाउ वी कैन इंटरप्रेट थिंग्स। ठीक है, तो वो बड़ी मजेदार चीज है। अच्छा खैर, आगे आ जाए, आगे आ जाए। आपने कितने लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है किताब पे? किताब पे उसमें बड़ा, चले जाके देखिएगा। ठीक है, क्या होता है। अच्छा, और जी, ओके, सो स्टैटिक एट्रीब्यूट्स, स्टैटिक फंक्शंस, ये हमने डिस्कस कर ली। ऑलराइट, प्लीज खामोश, प्लीज खामोश। ठीक है, अच्छा एक बड़ी जरूरी बात, जब भी कोई आप स्टैटिक एट्रीब्यूट बनाते हैं जहां मर्जी बनाए, या ग्लोबल एट्रीब्यूट वेरिएबल बनाते हैं जहां मर्जी बनाए। ठीक, ऑफ कोर्स ग्लोबल बनाएंगे तो ग्लोबल स्कोप में बनाएंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी ऑलवेज। द इनिशियल वैल्यू विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, ओके।
ठीक है। सो आई थिंक ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, और प्लीज किस तरह मेमोरी चेंज हो रही है वो आप उसको बहुत अच्छी तरह क्लीनली देख लीजिएगा, ये कैसे बन रही है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन क्या, सेटिस्फेक्शन की मेमोरी नहीं आ रही। आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं जिस फंक्शन के साथ आप स्टैटिक लिख देते हैं, ठीक है, और कॉल कैसे करते हैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल करते हैं उस क्लास का नाम लिख के, कॉलन कॉलन उस फंक्शन का नाम। ठीक है, तो ये जो फंक्शन होता है ये फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता। ठीक है, किसका होता है, ये क्लास का फंक्शन है। ठीक है, ये किसका फंक्शन है, ये क्लास का फंक्शन। अच्छा, द नाइस थिंग इज ये जो स्टैटिक एट्रीब्यूट हमने बनाया है ये किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, ये भी क्लास का होता है। क्यों, क्योंकि ये जाके बनता है किस जगह पर, ग्लोबल स्कोप। मतलब अगर मैं कोई इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये काउंट नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइज ऑफ करूं तो साइज ऑफ इसका कितना आएगा, 8 नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा। यानी अगर मैं किसी भी कैंडी का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट्स से ये मैंने सी बनाया है या ये मैंने एफ बनाया है, इसका अगर मैं साइज ऑफ आउटपुट करूं तो साइज ऑफ कितना आएगा, साइज ऑफ आएगा 4 आएगा। ये बात नहीं, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता, ये बात नहीं। एंड इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि इस क्लास, इस फंक्शन के अंदर जो स्टैटिक फंक्शन है, इसके अंदर अगर मैं ऑब्जेक्ट आईडी को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो कहेगा भाई नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये जो फंक्शन कॉल हुआ है ये कॉल किया है क्लास ने। ठीक है, और काइंडली जाकर वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे क्विज में सवाल आएगा, वो ये क्या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू यानी सी डॉट या एफ डॉट में डिस्प्ले कॉल कर सकता हूं, कर सकते हैं, जाके चेक कर लीजिएगा, कर सकते हैं, पता नहीं, जाके कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आप इवन स्टैटिक फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल करें तो वो उसे ऑटोमेटिकली कंपाइलर बैकएंड पे खुद ही कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर कि क्लास कॉलन कॉलन्स के अंदर। यानी इसका अगर आप बाइट कोड जाके देखेंगे ना तो वो एग्जैक्टली सेम होगा जो कि सी क्लास का नाम कॉलन कॉल करके होता है। ये बस में जी बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर दिस पॉइंटर जाता है। तो बेसिकली जब भी हम ये कॉल करते हैं ना कोई भी फंक्शन क्लास का, मैंने कोई क्लास का फंक्शन जो है जो कि लोकल फंक्शन है, वो जब मैं कॉल करता हूं तो उसमें एक दिस पॉइंटर जाता है ना। एक्चुअली जिस ऑब्जेक्ट का हम फंक्शन कॉल करते हैं उसका एक पॉइंटर भी साथ इधर जा रहा होता है ना। तो जो उसने भी कॉल किया होता है तो वो कन्वर्ट इसी में ही होता है, कैंडी ये भी क्लास का नाम है, कॉलन कॉल फंक्शन नेम, लेकिन उसके अंदर एक हिडन पैरामीटर जा रहा होता है कि जिस ऑब्जेक्ट ने आपको कॉल किया है उसका एड्रेस। तो फॉर एग्जांपल ये मेरी ये कोई क्लास है, सो लेट मी शो यू कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं बेटा ये कह रहा हूं कि लेट्स से कि ये मेरी कोई क्लास है, ये मेरी कोई क्लास है, लेट्स से क्लास ए, ये इसका कोई एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये पब्लिक में लिखा हुआ एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो पास हो रहे हैं, ये स्टैटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहां मैंने एक ए टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट का .f1 कॉल किया। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको ये जब पहली पहली क्लास थी तो मैंने बताया था एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है ना ये झूठ है। एक्चुअली ये ट्रांसलेट होती है इसके अंदर किसमें, ए कॉलन कॉलन F1 में, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैटिक फंक्शन होता है। दी ओनली डिफरेंस इज कि ये जो ओबीजे है इसका एड्रेस जो है वो इसमें पास होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है एक्चुअली ये भी एक झूठ है। असल में इस फंक्शन की जो बैक एंड पे इंप्लीमेंटेशन है वो ये है, वॉइड क्या F1, और यहां पे इस ए टाइप का एक पॉइंटर रिसीव होता है जिसका नाम होता है क्या, दिस होता है। ये बात सुन, ये बैक एंड पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है। ओके, ये ट्रांसलेशन बैक एंड पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, ये राज की बात है हमारी। ठीक है, ये बात सुना,
जब भी आप obj.f1 कॉल करते हैं तो उसको वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है a कॉलन कॉलन f1 में। ये बात सुनाई। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर ये f1 फंक्शन नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो उसके अंदर ये obj का एड्रेस साथ जाता है, लेकिन अगर यहां पे मैंने कोई स्टैटिक फंक्शन बनाया हुआ है, स्टैटिक void static f1 है, ठीक है। सो द थिंग इज इन द क्लास इट विल बी एग्जैक्टली द सेम फंक्शन void f1, कोई पैरामीटर पास नहीं होता। और जब हम यहां पर इसे कॉल करेंगे, मतलब ये क्या करना कहता हूं, क्या a कॉलन कॉलन, ये भी sf1 है, sf1, या मैं इस obj के थ्रू कॉल करूं sf1, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर a कॉलन कॉलन sf1 और बस, ठीक है। ये बात सुनाई, ठीक है। यानी अगर कोई पैरामीटर नहीं हो रहा तो नहीं, यानी कि बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने इसे कॉल करने की कोशिश की है उसका एड्रेस यहां पास नहीं होता, तो इसीलिए इस स्टैटिक फंक्शन के अंदर दिस पॉइंटर नहीं होता। ओके, दिस पॉइंटर नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके स्टैटिक फंक्शन होते हैं उनके अंदर क्या नहीं होता, दिस पॉइंटर नहीं होता। इसीलिए आप उस ऑब्जेक्ट किसी उस फंक्शन में रहकर ऑब्जेक्ट की चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, स्टैटिक वेरिएबल जो है, आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, जैसे यहां पर हमने क्या बनाया हुआ है, यहां पर हमने एक काउंट बनाया हुआ है ना, क्या ये काउंट बाकी फंक्शंस में अवेलेबल होगा, 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 क्यों, क्योंकि इस स्कोप में बना है, और क्योंकि वो इस स्कोप में बना है तो स्कोप में बनाई हुई जो चीज होगी वो इस स्कोप में हर जगह अवेलेबल होगी, ठीक है। इसीलिए ये काउंट आपको यहां पर इनिशियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ये लोकल कंस्ट्रक्टर जो होता है वो लोकल फंक्शन होता है ना, डिस्ट्रक्टर में भी आप यूज करते हुए नजर आ रहा है, ये बात नहीं। सो एक बात याद रखें, स्टैटिक एट्रीब्यूट जो होता है, स्टैटिक एट्रीब्यूट जो होता है वो उस क्लास में हर जगह एक्सेसिबल होता है, ये बात समझ। लेकिन स्टैटिक फंक्शन जो है वो सिर्फ स्टैटिक एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है, ये बात समझ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। कहां पर, यहां पर, यहां पर, हाँ, ये काउंट जो है वो यहां पर एक्सेसिबल होता, यहां पर भी होता, लेकिन यहां पर एक्सेसिबल ना होता, ठीक है, अगर वो स्टैटिक ना होता तो, ठीक है, ये बात समझ। बट दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक एट्रीब्यूट, कि अगर आप एक क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो काउंट करना चाहते हैं कि कितने अलाइव हैं, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर में उसे इंक्रीमेंट करते जाएं और डिस्ट्रक्टर में उसको डिक्रीमेंट करते जाएं, ठीक है। अहमद, स्टैटिक फंक्शन के अंदर अगर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है क्लास के अंदर, लेकिन वो प्राइवेट नहीं है, उसको पब्लिक किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उसको एक्सेस बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो उसके पास है ही नहीं, क्योंकि दिस के थ्रू ही एक्सेस हो सकता है ना, दिस ही नहीं है उसके पास, वो कैसे एक्सेस करे, ठीक है। हाँ, एक तरीका है कि अगर इस फंक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मैं आपको भेज दूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट भेज दूं तो फिर उसके थ्रू तो मैं चेंज कर सकता हूं, जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बनाए थे, है ना, जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन बनाए थे ना, एक्चुअली इस ट्रांसफॉर्मेशन एक इंस्पेक्टर था, है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन और इंस्पेक्टर क्लास जो आपने बनाई थी उसके तमाम फंक्शंस एक्चुअली आपके स्टैटिक होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट उसको नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसे मैट्रिक्स चाहिए, है ना, तो तमाम फंक्शंस जो उसके होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो एक्चुअली स्टैटिक होने चाहिए, और उनको मैट्रिक्स एज ए पैरामीटर में मिल रही है ना, और उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर उसको चेंजेस करनी चाहिए, और वो कर देगा चेंजेस, क्यों, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस मिल रहे हैं वहां पर, ठीक है, जो आपने पैरामीटर में पास किए। ये बात समझ आई, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यार यहाँ पे वो खुल सकती है वो जो ट्रांसफॉर्मेशन और वाली लैब थी, लैब का डॉक्यूमेंट,
मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ कि फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो उनको परेशानी हो रही है लेकिन वो बताते नहीं है। क्या नाम था उसका? अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात, जी बताएं। कर सकता है, बिल्कुल जिस तरह आम फंक्शन होते हैं उस तरह हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन वो स्टैटिक ही रिटर्न करेगा। क्या मतलब? नहीं नहीं, वो कुछ भी रिटर्न कर सकता है, वो कोई एक लोकल बनी हुई चीज भी रिटर्न कर सकता है। स्टैटिक इंट अगर हम रखें उसके अंदर स्टैटिक फंक्शन जा रहा है हाँ, तो वो उस स्टैटिक को वो रिटर्न करेगा। दोबारा बोलो। नहीं नहीं, कुछ भी, वो कोई और भी चीज रिटर्न कर सकता है। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्लास के अंदर एक ट्रांसपोज का फंक्शन बनाया था, मैं अभी दिखा देता हूँ। वो बेसिकली लोकली एक ट्रांसपोज बनाता है, एक नई मैट्रिक्स बनाता है, उसमें वो कॉपी करता है और एक नई मैट्रिक्स रिटर्न कर देता है। ठीक, थोड़ा सा स्क्रॉल करो जिसे वहां जाके। जो ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हैं वो रिटर्न हो सकते हैं। हाँ जो ऐसे पैरामीटर्स आएंगे हाँ, उसके अंदर वो रिटर्न हो सकते वो भी रिटर्न हो सकते हैं। वो जिस तरह आम फंक्शन जो चीज रिटर्न करवाना चाहे वो करवा सकता है। हैं। ठीक, स्टैटिक फंक्शन लेकिन उसके पास दिस की एक्सेस नहीं है, बस उसके पास दिस की एक्सेस नहीं है, यानी उस क्लास के जो लोकल वेरिएबल बने हुए हैं वो उसके पास नहीं। ठीक है, हाँ, अगर आप ऑब्जेक्ट भेज देते हैं तो फिर उसके पास एक्सेस आ जाएगी। हाँ जी, उसकी रिटर्न टाइप के साथ ही आप स्टैटिक लिखते हैं ना। नहीं, उसको नहीं पता बेटा, एक फंक्शन स्टैटिक है, एक फंक्शन जो आपने बनाया है वो स्टैटिक है। हाँ, अगर उसकी रिटर्न टाइप एक इंट m% कर दें तो इसका और वहां से आपको स्टैटिक एट्रीब्यूट रिटर्न करवा रहे तो ऐसा हो सकता है। ये बात समझ, यानी मैं एक उसके काउंट को रिटर्न करवाना चाहता हूं और बाय रेफरेंस रिटर्न करवाना चाहता हूं तो करवा लें आप, लेकिन ये बड़ा डेंजरस काम होगा। क्यों? क्योंकि आप क्लास के एक लोकल वेरिएबल का एक्सेस कहीं बाहर दे रहे हैं। दैट्स ए वेरी लीथल थिंग टू डू। ठीक है, ये समझ में आई सवाल जो उसने किया है कि अगर आप किसी किसी यहां के बने हुए वेरिएबल को बाय रेफरेंस रिटर्न करवा दे, ये बड़ी खतरनाक किस्म की बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाहर भी अगर आपने रेफरेंस ही बना लिया है उसी का तो आपके पास एक्चुअली उसका एक्सेस आ गया। एक समझ में आई है क्या बात की आपने? ये बड़ी डेंजरस बात है। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ये फाइनल एग्जाम में आपको सवाल आएगा। ठीक है, मिड टर्म में भी आ सकता है, फाइनल में आ सकता है। ठीक है, या स्क्रॉल करो, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ और थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देना। ये देखा जी, हमने इंस्पेक्टर क्लास और ट्रांसफॉर्मेशन क्लास फ्रेंड बनाई थी, है ना? इधर आ जाए, ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्लास, रेहान। ठीक है, गुड। देखिए, मुझे बताएं, ये मेरा मल्टीप्लाई का फंक्शन है। ठीक है, आपने ये मल्टीप्लाई फंक्शन लिखा था, तो हमने क्या किया था, हमने एक इसी मैट्रिक्स क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया था, है ना? मुझे बताएं, इस ट्रांसफॉर्मेशन क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, है ना? और एट्रीब्यूट भी नहीं है और हम ना ही कोई चीज उसकी यूज करना चाहते हैं। सवाल ये है, क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन क्लास से कोई ऑब्जेक्ट भी बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट ए क्लास विच इज डूइंग सम ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? और किनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करती है? जिसको पैरामीटर में पास होती है। ये बात समझ? ठीक है, सो ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, एक मैट्रिक्स लेता है और एक और मैट्रिक्स बनाता है जो कि उसकी ट्रांसपोज कॉपी होती है और वो कॉपी रिटर्न करवा देता है बाय कॉपी। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया। ठीक है, सिमिलरली हमारी मल्टीप्लाई की है, जो क्या कहता है, दो मैट्रिक्स को लेता है और एक और मैट्रिक्स अंदर बनाता है जो कि उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है, और क्या करता है, उसकी एक रिटर्न कॉपी कर देता है। कॉपी करने का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, सिमिलरली एक ऐड होता है और ऐड करेगा, यही काम करेगा, एक और मैट्रिक्स बनाएगा और वो रिटर्न करवा देगा, उसकी कॉपी रिटर्न करवा देगा। लेकिन इन फंक्शंस में क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन की चीज यूज हो रही है? नहीं हो रही। एक्चुअली इन फंक्शंस को क्या होना चाहिए था? स्टैटिक होना चाहिए था। और एक्चुअली मेन में जहां आप ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं वहां एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन कॉलन कॉलन ट्रांसपोज करके काम सॉल्व कर देना चाहिए। इस तरह कॉलन कॉलन करके मल्टीप्लाई करके काम कर देना चाहिए। ये बात समझ? ठीक है, समझ में आ गई बात? प्लीज ये रिमूव कर दो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलन कॉलन लिखा है ये रिमूव कर दो। ये लिखा हुआ ना मैट्रिक्स कॉलन कॉलन, ये एडिट। हाँ इस तरह में ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट बनाने की भी नीड नहीं पड़ेगी।
हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं। एक्चुअली उस क्लास के थ्रू हमारे पास सारी चीजों की एक्सेस है, इन फंक्शंस की एक्सेस पर। ये समझ में आई बात? ठीक है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं मैंने क्या आपको अभी बताया है। मैंने आपको ये बताया बेटा, हमने आपको बेटा ये बताया है, ये किधर गया? मैंने आपको ये बताया बेटा कि जब मैं अब इंट मेन में आऊंगा ना, तो मैं ऊपर जाके इंक्लूड करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन डॉट एच, ठीक है, और यहां जाके ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट ही बनाऊंगा, बल्कि यहाँ पे मैंने जो भी मैट्रिक्स बनानी है मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स एम बनाई, मैट्रिक्स एन बनाई, उसका जो भी लोड शोड कॉल करना था मैंने कॉल किया, ठीक है, एम डॉट लोड, इससे मैंने जो भी भेजना है पैरामीटर भेज दिया, एन डॉट लोड, ठीक है, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स रिजल्ट बनाना चाहता हूं जो कि इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन से आता है, तो ऑल आई हैव टू डू इज, मैं करूंगा कॉल ट्रांसफॉर्मेशन कॉलन कॉलन क्या ऐड, और यहां करूंगा एम और यहां करूंगा एन। बात सुन रहे? डज इट मेक सेंस जी? सर अगर हम मैट्रिक्स डॉट एच इंक्लूड ना करें और वो ट्रांसफॉर्मेशन डॉट एच में इंक्लूड हो तो वो मैट्रिक्स तरह मेन में इंक्लूड हो जाएगी। क्या दोबारा बोलो क्या? अभी हमने मैट्रिक्स डॉट एच इंक्लूड नहीं की ना, हाँ, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन डॉट एच में इंक्लूड है, तो वो इस तरह मेन में इंक्लूड हो जाएगी। हो जाएगी, ठीक है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात जो आज हसन ने बताई मुझे कि कुछ बच्चे ना एक गलती कर रहे हैं, मैं आपको, और मैंने शायद गलती बताई भी गलत थी, तो आई वांट टू टॉक अबाउट इट। वो ये कि बेटा इमेजिन करें कि ना ये एक क्लास है ए, इसकी ये कोई डेफिनेशन है, और इसमें ना यार एक क्लास है बी, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करें, क्या ऐसा हो सकता है कि इस ए क्लास में बी क्लास का ऑब्जेक्ट हो और बी क्लास में ए क्लास का ऑब्जेक्ट है? नहीं हो सकता ना, एक साइड की हो सकती है, नहीं बेटा ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता। क्यों? बताना शुरू करो। क्योंकि अगर बी ऑब्जेक्ट की बात करें तो भाई मैंने इसका साइज निकालना है ना, लूप में फंस जाएगा, उसको क्रिएट करेगा, फिर इसको क्रिएट करेगा, फिर उसको क्रिएट करेगा, फिर इसको ऐसा आगे समझ आई? पीछे होता ही रहेगा। बेटा देखो, इसको क्रिएट करने के लिए इसको इसके अंदर बी का ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा, अंदर के अंदर आए, इसके अंदर क्या चाहिए? ए का ऑब्जेक्ट चाहिए। ओ फिर वापस चले जाओ उधर, वो फिर तो इन्फिनिट इन्फिनिट रिकर्जन में फंस जाएगा। ये बात सुना? इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिकर्जन। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि रिकर्जन आमतौर पर ऐसे होती है कि अपने आप को कॉल होता है, लेकिन ये ये से कॉल कर रही है, 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 ठीक है। ये बहुत लीथल प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये हो सकता है, क्यों? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ये एक पॉइंटर है। ये क्या है? पॉइंटर है। और पॉइंटर हमें पता है कितने बाइट का होता है, वो डेटा टाइप से इंडिपेंडेंट होता है। वो तो डिपेंड करता है कितने बिट मेमोरी में काम कर रहे हैं हम। तो अगर 32 बिट मेमोरी में काम कर रहे हैं, हमें पता है कि साइज 4 है, और हमें पता है कि साइज 4 है। ये बात समझ, ठीक है। सो एक बात याद रखें कि एक बात गौर से मेरी बात सुन लें, अगर आप ये प्लीज मेरी बात सुने बड़ी गौर से, कि लेट्स से मैंने एक और बेटा क्लास बनाई है सी, और अगर मैं इसमें बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसको पूरी क्लास डेफिनेशन का पता होना चाहिए। इसीलिए अगर आप किसी क्लास पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पूरी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कब जरूरत होती है? जब बस मुझे पता हो कि ये क्लास आएगी, मुझे नहीं पता, और मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, बल्कि क्या बना रहा हूं? पॉइंटर बना रहा हूं। सो अहमद, खड़े हो जाओ वहां पे जाके,
पिछली क्लास में तुम ऐसी कर रहे थे, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये ज्यादा ही फैल जाओ, उधर हट दो। बेटा ये बात याद रखें, अगर आप एक क्लास में किसी दूसरी क्लास का, उधर थोड़ा सा पीछे पीछे पीछे, अगर एक क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इधर आ खड़े दो, इधर आ खड़े दो, और अहमद के साथ ना बैठा करो, चीमा साहब के साथ, ठीक है? तुमने आज लगे चीमा के साथ नहीं बैठना। चीमा तुम मुझसे क्या कोई दवाई शवाई नहीं देते? चल सो जा तू, चल ठीक, अच्छा ओके। बेटा एक बात याद रखिए, अगर आप किसी क्लास में दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट वो तभी बना सकता है जब उसके पास पूरी उस क्लास की इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्योंकि ऑब्जेक्ट वो तब बना सकता है उसको पता उसके अंदर ये एट्रीब्यूट भी है, ये एट्रीब्यूट भी है, ये एट्रीब्यूट, ताकि मैं उतना साइज उसको एलोकेट कर सकूं। ये बात समझ आई? ठीक है, तो इसीलिए हेडर फाइल हम यहाँ पे, अगर हमने इसके केस में मुझे हेडर फाइल चाहिए, इसके केस में मुझे हेडर फाइल चाहिए नहीं चाहिए, इसके केस में मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन से काम चल जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इसी तरह अगर आपने इवन किसी क्लास के फंक्शन के अंदर, क्लास के फंक्शन के अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा हुआ है, तो भी चाहिए होगी। ठीक है, तो भी आपको हेडर फाइल चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कैसे, उस फंक्शन की डेफिनेशन बनाने के लिए उसे बताना है कि भाई इतने बाइट्स एलोकेट होंगे आपके साथ। ठीक है, सो जब भी आप किसी फंक्शन में या इवन क्लास की डेफिनेशन में ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो फिर आपको उसकी पूरी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, सो इट कैन कॉज एन इशू। हाँ जी, यहाँ पे भी एक इन्फिनिट लूप में नहीं फंसना चाहिए अगर हम क्लास के अंदर एक फंक्शन के अंदर उसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। नहीं फंसना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट में जाता है क्यों? क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बना रहा है, वो यानी ऑब्जेक्ट की फंक्शन की डेफिनेशन बता रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट को क्या साइज निकालने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये आपको तंग करेंगी। जैसे कुछ बच्चों को टीचर ने बताया था, कहना कि सर वो तंग कर रहे हैं, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है? भाई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते तो वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? है ना? तो क्या होना चाहिए? वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंटर होना चाहिए, उस क्लास का पॉइंटर होना चाहिए, तो वो ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आई? सो जस्ट बी केयरफुल, ये छोटी छोटी चीजें, छोटी चीजें नहीं है, ये आपको तंग करेंगे अगर आपको उसकी डीपर मीनिंग नहीं पता। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन बेटा ये बात याद रखें, जब आप ग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं ना, जिस बिल्कुल लो लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप बड़े चीजें बनाने लगेंगे तो आपके इस तरह के मसले आएंगे और उन्हीं से लड़ना है आपने। ठीक है, ठीक है, उन्हीं से लड़ना है, ये लड़ना जरूरी है, ठीक है, यही आपको मजबूत बनाएगा। ठीक है, ओके, गुड। हाँ जी, क्या चीज रहती है और? अच्छा, एक और बात बहुत जरूरी, आपको मैंने क्या कहा था, जब भी कोई क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए और बनाते के साथ ही उसकी असाइनमेंट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कोई भी क्लास है उसका बेचारा एक ओ ओबीजे बनाता हूं और इसको एक और ओबीजे असाइन कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, अगर मैं एक ओबीजे को एक और ओबीजे असाइन कर दूं तो क्या होगा? कॉपी सेटर कॉल होगा। अच्छा, नहीं बनाया हो तो क्या होगा? अच्छा, अलग कॉपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बाइट, यहाँ की जो तस्वीर है और यहाँ की तस्वीर है उसको एग्जैक्टली सेम कर देगा। क्या मतलब? जितने बाइट इसके एलोकेट हुए हैं, जितने बाइट इसके एलोकेट हुए हैं, वो डिट्टो कॉपी कर देगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है? क्या होता है? कॉपी सेटर कॉल होता है। ठीक है, अगर अंदर पॉइंटर मौजूद है जो डायनामिक मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसकी नई मेमोरी ही बने, तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में आपको डीप कॉपी करनी पड़ती है। ठीक है, डीप लेट्स से कॉपी सेटर आपने बना दिया। ठीक है, लेकिन अच्छा, अगर आप एक और सी ऑब्जेक्ट है वो आपने पहले बनाया था कहीं, लेकिन इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट का किया ना आपने, ठीक है, और ये आपने जो एक सी ऑब्जेक्ट है वो आपने पहले कहीं बनाया था और अब मैं इसकी रीअसाइनमेंट करना चाह रहा हूं। जो रीअसाइनमेंट होती है ना, वो नहीं हो सकती। ठीक है, अभी तक नहीं हो सकती। ठीक है, इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा। ठीक है,
वो हमारे जब एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएंगे उसके बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है, एक बहुत खूबसूरत लेक्चर है दैट विल गोइंग टू चेंज सो मेनी थिंग्स। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते, यानी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से असाइनमेंट नहीं कर सकते। तब नहीं कर सकते जब क्या हो रही हो, जब किस चीज की रिक्वायरमेंट हो, डीप कॉपी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर शैलो कॉपी है नो मसला। कंस्ट्रक्टर की बात नहीं करते। कंस्ट्रक्टर जब एक दो कंस्ट्रक्ट हो गया तो उसके बाद आप असाइनमेंट नहीं कर सकते, तब आप असाइनमेंट नहीं कर सकते। असाइनमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अगर डीप कॉपी रिक्वायर्ड है तो। अगर डीप कॉपी रिक्वायर्ड, हाँ फंक्शन बनाया हुआ है डीप कॉपी का वैसे ही है। शाबाश, वही बताने लगा मैं। हाँ ये कर सकते हैं कि आप एक डीप कॉपी का अंदर फंक्शन बना लें। कैसे? आप कहें डॉट डीप कॉपी, डीप कॉपी, और उसके अंदर ये भेज दें। ये बात नहीं, अगर आप ये फंक्शन बना लें और उसके अंदर ये कर दें दैट इज फाइन। ये बात नहीं, असाइनमेंट आप नहीं कर सकते। ये बात समझ, ये बात आप याद रखें। बाद में पाइथन में एग्जैक्टली यही होता है। पाइथन में अगर आपने एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर कर दिया ना तो वो कहेगा भाई मैंने कोई कॉपी नहीं बनाई। ठीक है, वो एक्चुअली बैकएंड पे पॉइंटर बना देता। ठीक है, यानी एक आपने कस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको असाइन किया, दूसरे को आपने एक और असाइन कर दिया, तो दोनों सेम जगह पर पॉइंट करना शुरू कर देंगे। इट विल बिकम ए काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक। ये बात समझ? ठीक है, इवन सी शार्प में भी होता है, इवन जावा में भी होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ इधर का एरर नहीं है, सब का एरर है। अगर आप चाहते हैं कि कॉपी करें तो डॉट कॉपी फंक्शन कॉल करें। ठीक है, सो सी ऑब्जेक्ट डॉट डीप कॉपी कॉल करें, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट भेजें जो बाय रेफरेंस भेजा जाएगा और सी कॉपी को कॉपी बना देगा। ठीक है, समझ में आई बात? इक्वालिटी आपने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आपने नहीं यूज करना। ठीक है, अगर डीप कॉपी रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, अगर शैलो कॉपी है फिर मसला नहीं है। ठीक है, एक सवाल है जो मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगा मिड टर्म में, वो ये कि बताओ, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रैक्शन की क्लास बनाई है। फ्रैक्शन की क्लास में क्या होता है? नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है और साइन भी है। ठीक है, अब मुझे बताएं इसके लिए मुझे डीप कॉपी चाहिए? नो। क्यों? क्योंकि अंदर कोई पॉइंटर मौजूद नहीं है, कोई इस तक चीज है। ये बात समझ? ठीक है, लेकिन अगर मैं ये करूं कि अगेन फ्रैक्शन की क्लास बनाऊं जिसमें एक तो साइन है जो कैरेक्टर है, लेकिन आगे मैंने एक स्टैटिक टू साइज की अरे रखी हुई है। स्टैटिक टू साइज की अरे रखी हुई है जो इसमें तो जीरो इंडेक्स पे न्यूमरेटर पड़ा हुआ है और दूसरे इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? डिनोमिनेटर पड़ा हुआ है। हाँ, अब चाहिए? अभी भी नहीं चाहिए क्योंकि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है कि वो उसके अंदर ही मौजूद है और वो डीप कॉपी खुद ब खुद जो कॉपी होगी, जो शैलो कॉपी होगी वो डीप कॉपी ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने वहां पर इंटीजर पॉइंटर बनाया हुआ है और उसको मैं न्यू के थ्रू एलोकेट करता हूं, ठीक है, अब अगर मैं असाइनमेंट करूंगा तो क्या होगा? डीप कॉपी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, वो तुम्हारे से दूर गया, तुम्हें भी नींद आनी शुरू हो गई। खड़े दबा जाके और देख भी उसी वो जमाई लेते हुए उसको देख रहा है। हाथ दो भाई यार। चलो ठीक है यार, है तुम हम ना बड़ी तेज हो गई, मुझे पता लग गया तुम्हारा। हाँ भाई, ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गुड। और कोई बात या कोई और चीज डिस्कस करने वाली जाती है? हाँ जी फातिमा। क्लास का ऑब्जेक्टिव ढंग से बात है तो हमें यूज कर रहे कि वो पहले स्ट्रक्चर फॉलो करता है और बाद में वो फिर गार्बेज ही कॉपी होता है, इसका कोई हल है? डीप कॉपी बनाई भी आपने? अगर जॉब सिस्टम बनाया हुआ तो मसला नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर हम लोग ने पहले असाइनमेंट की हुई है तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने आपको समस्या दिखाया था कि हमने स्विच के बाहर रिजल्ट बनाया था और मेन के अंदर हमने इसको वैल्यूज असाइन कर दी। वे- फंक्शन के अंदर ना इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर लिया था उस ऑब्जेक्ट के लिए, इस बात को बुरा मान जाता क्योंकि वो शैलो कॉपी बन चुकी होती है तो दो पॉइंटर सेम जगह पॉइंट कर रहे होते हैं, एक डिस्ट्रॉय होता है, दूसरा उसका डेंगला बन जाता है और तबाही बन जाती है। तो ये मसला था, आप दिखाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो सोचिए ये डॉट डी कॉपी यूज करें। ठीक है, डॉट डी कॉपी यूज करें और कॉपी सिस्टम बना दें। हाँ, यस दैट्स वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, और बताएं, और कोई सवाल? हमारा कोई सवाल है? है। सर एक चीज देखी थी, वेक्टर के अंदर हमें शैलो कॉपी डीप कॉपी बनानी पड़ती है। अगर हम वेक्टर को सीधा सीधा इक्वल हाँ, टू दिस कर दें तो डीप कॉपी बनेगी। सुनो बात गौर से।
ये सवाल सुने, सवाल बड़ा जबरदस्त है, दोबारा सवाल पूछो। सर अगर दो वेक्टर्स हैं, हमने ए और बी, हम्म। हमने ए इज इक्वल टू बी किया, तो वो एक दूसरे की डीप कॉपी बनेंगे या शैलो कॉपी बनेंगे? इट डिपेंड्स उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। सुना मेरी बात और। सो इमेजिन करें, और ये देखिए बड़ी खतरनाक बात है, ये मेरे पास एक वेक्टर पड़ा हुआ था जिसमें था वेक्टर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, इसके अंदर स्टूडेंट की ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, ऐसी है, ऐसी है। पहली बात गौर से सुनना, अगर अगर मैं एस डॉट पुश बैक कॉल करता हूं और उसमें मेरा ये मैंने एक छोटा सा स्टूडेंट बनाया था और एस डॉट लोड कॉल किया, ठीक है, इससे मैंने फाइल से लोड करवाया, ठीक है, और ये एस भेज दिया। पहली बात, पुश बैक फंक्शन जो होता है ना वो बाय कॉपी लेता है, ठीक है, बाय कॉपी लेता है। इमेजिन करें एस के अंदर क्या पड़ा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं। इमेजिन करें कि एस के अंदर ये पड़ा हुआ है, ये मेरा एस है, इसके अंदर ये इसका रोल नंबर पड़ा होता है जो इंटीजर होता है, लेट्स से 1391, ठीक है, ये इंटीजर है। यहां पे एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है कैरेक्टर पॉइंटर नेम के नाम से, ये नेम है जो कि डायनामिकली एलोकेटेड है, और यहां पे कोई नाम लिखा हुआ है, लेट्स से अली, ठीक है। इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100, और यहां पड़ा होगा 0x100, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। इमेजिन करें आपने कॉपी सेटर नहीं बनाया हुआ, क्या नहीं बनाया हुआ, कॉपी का सेटर नहीं बनाया हुआ, ठीक है। व्हाट विल हैपन इज कि मैं यहां पर इसको ये छोटा एस भेज रहा हूं, ठीक है, इसका नाम S1 कर देते हैं, ठीक है। व्हाट विल हैपन जब मैं एस, और फिर लेट से मैं कहता हूं दोबारा से S1 डॉट लोड, एक और स्टूडेंट लोड करता हूं और फिर दोबारा एस डॉट पुश कर देता हूं, और यहां क्या करता हूं, यहां पे भी S1 भेजता हूं, क्योंकि S1 डॉट लोड दोबारा कॉल 1, ठीक है। अच्छा, कैन यू सी प्रॉब्लम, हसन, कैन यू सी प्रॉब्लम, कैन यू सी प्रॉब्लम? हाँ, मैंने कॉपी का सेटर नहीं बनाया, मैंने कॉपी का सेटर नहीं बनाया। इसकी स्टूडेंट, इसकी ना वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने बैकएंड पे क्या हुआ होना चाहिए, कॉपी सेटर बना हुआ होना चाहिए। अगर अंदर डीप कॉपी रिक्वायर्ड है तो स्टूडेंट तो क्या होना चाहिए, कॉपी सेटर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेट्स से कि आपने कॉपी सेटर नहीं बनाया, लेकिन डिलीट डिस्ट्रक्टर जो है उसका बनाया हुआ है, यू नो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, ये जब S1 आपने भेजा है तो पुश बैक के अंदर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनी, है ना, और वो हो गया शैलो कॉपी। और बाय द वे उसकी भी एक शैलो कॉपी बनेगी जो कि बेसिकली इस वेक्टर में जाके इंसर्ट होगी, है ना, जिसका मतलब है ये पुश बैक विल गोइंग टू क्रैश। क्यों? क्योंकि उसने जब वापस निकलना है तो ये जो पैरामीटर आपने भेजा था इसने डिस्ट्रॉय होना है, और जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो बेसिकली ये जो S1 है ये डेंगल करना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर जो नेम है वो डेंगल करना शुरू हो जाएगा। ये बात सुनाई, ठीक है। सो द थिंग इज कि इसके अंदर जो चीजें आप डाल रहे हैं उसकी वो बनाता तो डीप कॉपी है, लेकिन डिपेंड करता है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। अगर उसके अंदर कोई पॉइंटर वाली चीज है जो कि एलोकेट हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये बात सुनाई, अगर आपने कोई बनाई हुई है तो वो मामला हल कर लेगा, फिर कोई मसला नहीं, कर लेगा, मसला कर लेगा। क्या बताएं? हाँ हाँ, उप तरीका है, एक्सेलेंट पॉइंट, सही कह रहे हैं।
क्योंकि ये अच्छा बात सुने, क्यों क्यों देखो बात सुने, बैकएंड पे ना कुछ इस तरह चीज हो रही है। बैकएंड में उसने डॉट कॉपी कॉल नहीं करना, बैकएंड पे उसने डॉट कॉपी कॉल नहीं करना। इसका मतलब पता क्या हुआ, व्हाट विल गोइंग टू हैपन इज, थैंक यू स्टैन, व्हाट विल गोइंग टू हैपन इज कि बैकएंड पे जब आप पुश बैक करते हैं ना, तो पहले लेट से 5 साइज की एरे बनी हुई थी, तो वह करेगा वो 6 साइज की एरे बनाएगा और बारी बारी सारे सारे कॉपी करेगा, और उसमें वो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा होता है। ये बात सुनाई, जिसका मतलब है ये प्रोग्राम इज गोइंग टू क्रैश। ओके, व्हाट्स द फिक्स टू दैट? द फिक्स टू दैट इज कि आप जो भी वेक्टर बना रहे हैं क्या करें, पॉइंटर्स का बनाएं, ठीक है, ताकि चीजें जो है वो आपकी क्लीन अप हो जाए। क्यों? उसका फायदा ये होगा कि जब वो क्योंकि पॉइंटर्स कॉपी होंगे, ठीक है, तो परेशानी वाली बात ही कोई नहीं, ठीक है। वो अगर वो इवन क्लियर भी करता है कहीं जाके, किसी को डिलीट भी करता है, तो वो पॉइंटर को डिलीट कर रहा है, पॉइंटर डिलीट करने से कोई मसला नहीं होगा। कॉपी भी बनेगी तो उन पॉइंटर्स की नई कॉपी बनेगी, ठीक है ना, और उसमें उन पॉइंटर के एड्रेसेस सेव करवा लेने, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली ए वेरी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप हमेशा चीजों के ऑब्जेक्ट्स के वेक्टर ना बनाएं, भले क्या बनाएं, उन ऑब्जेक्ट्स के पॉइंटर्स के वेक्टर्स बनाएं, ठीक है। नहीं ना, नहीं होती ना, बेसिकली मसला पता क्या है, मैंने सो लुक मिनट इसमें क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, ये इमेजिन करें मेरे पास ये एक वेक्टर पड़ा हुआ है, ये वेक्टर पड़ा जिसके अंदर बेसिकली ये 4 पॉइंटर्स पड़े हैं। ये एक पॉइंटर है जो कि एक बेसिकली एक स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये एक पॉइंटर है जो बेसिकली एक और पैराग्राफ वाली स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये एक और पॉइंटर है जो एक बेसिकली एक पैराग्राफ वाली स्ट्रिंग की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये एक और पॉइंटर है जो एक और पैराग्राफ 4 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है। अब देखें, लेट्स से मैंने एक और पैराग्राफ इसके अंदर ऐड कर दिया, व्हाट विल गोइंग टू हैपन, लेट्स से इसका एड्रेस है 0x100, इसका एड्रेस है बेटा 0x200, इसका एड्रेस है 0x300 और इसका एड्रेस है 0x400 से शुरू हुआ। तो एसेंशियली यहां पे क्या पड़ा हुआ, 0x100, 0x200, यहां पड़ा हुआ 0x300 और यहां पड़ा हुआ 0x400, ठीक है। अब आपने एक नया पैराग्राफ ऐड करने को उसे कहा जो कि शुरू होता है 0x500, ठीक है। व्हाट विल गोइंग टू हैपन इज कि एक्चुअली यहां पर 5 पीसेस बनेंगे और जो कॉपी बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एड्रेसेस कॉपी होंगे, और यहां पे अगला वाला एड्रेस आ जाएगा, विच मींस ये यहां पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये यहां पे पॉइंट करना शुरू कर देगा, यहां पॉइंट करना शुरू कर देगा, यहां पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये यहां। कैन यू सी दैट इशू? प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, ठीक है। बस नहीं, इसको अगर वो डिलीट भी कर दे, जो वो डिलीट करेगा वो इस मेमोरी को डिलीट करेगा ना, ठीक है। इस मेमोरी को डिलीट करने का मतलब क्या है कि हाँ, इस पॉइंटर्स की अरे को डिलीट करेगा और उन्हीं पॉइंटर्स की एक और अरे उसने कॉपी बनाई हुई है, ठीक है। तो ये स्टिल उसे कॉपी काउंट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेटेड थी, ये भी नई डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी ही है, ठीक है। ये बात नहीं, लेकिन उसने फ्री क्या किया, उसने फ्री ये किया, उसने ये जो पॉइंटर्स जहां पॉइंट कर रहे थे उनको फ्री नहीं किया। ये बात समझ आ गई? तो एसेंशियली ये अब जो है वो इसी तरह नई तरफ पॉइंट करते रहेंगे, which will be all right, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हर पॉइंटर की मेमोरी आपको खुद एलोकेट करनी पड़ेगी। क्योंकि एक इंडायरेक्शन हम आपको खुद कह रहे हैं कि आप खुद करें, हमने हमारी रिक्वायरमेंट है बेटा, अरे सुन, हमारी रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट ये है कि आपने माई स्ट्रिंग जो है उस जो जो लाइन है, लाइन को आपने खुद हैंडल करना है, ठीक है। वो आपने उसकी सारी सारी चीजें आपने खुद बनानी है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली अगर आप बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, हाँ हाँ, वेक्टर ऑफ लाइन पॉइंटर का बनाएंगे, तो आप एक एलोकेट करेंगे ना,
और उसका डॉट पुश, आप एक पॉइंटर बनाएंगे, उसको एक साइज का एलोकेट करेंगे, उसे जो असाइनमेंट करनी है कर देंगे और कहेंगे इस पॉइंटर को पुश करा दो, यू डन। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंटर को एलोकेट करने की। पहले क्या जिम्मेदारी होती है आपकी, इतने सारे पॉइंटर्स एलोकेट करने, उनको जाके कॉपी करवाना, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक पॉइंटर को एलोकेट करवाना। हाँ, वो खुद ही एक्सटेंड हो जाएगी। सो हर नई लाइन से आप सिर्फ एक लाइन ही नहीं बनाएंगे, ठीक है, और उसको सेक्टर में पुश करवा दें, ठीक, नहीं डिलीट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? आपने जिसको भी रिमूव करवाना है लाइन को, ठीक है, उसको निकाले, ठीक है, निकाल के उसमें से रिमूव भी करवा दें, यानी उस जो वेक्टर है इनका उसमें से रिमूव करने को करवा दें, फिर इसको अलग से रिमूव करें। मैं आपको वो जो यहां पे दिखाता हूं मैंने क्या किया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये स्लाइड देखी है। प्लीज लुक एट दिस वेरी केयरफुली। आखिरी बात बस, यार ये देखें, फिर हमने गार्बेज कैरेक्टर बनाया था ना, इस गार्बेज कैरेक्टर में देखें जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने को कहता हूं ना, तो ये उसे फाइंड करता है। अगर वो एंड के बराबर नहीं है, मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट निकल आया है, तो वो पहले उसको डिलीट करता है, ठीक है, फिर डिलीट करता है, फिर वो कहता है ऐसा करो कनेक्शंस में से जाके इसका आइटरेटर भी निकाल दो, रिमूव कर दो। ये बात सुना, ठीक है। एक्चुअली इस लाइन को अगर आप ऊपर लिख देते तो ज्यादा बेहतर था, इस लाइन को ऊपर होना चाहिए था, इसको ये हो सकता है कि जब आप इसको डिलीट करें तो वो पॉइंटर, तो बेसिकली इसको उधर करते इसको उधर करते, ठीक है, ऑलराइट। सो बेसिकली आपको उसको इसको डिलीट भी करना पड़ता है, ठीक है। सो ये बेसिकली ये डिलीट स्टार लिखा हुआ है इसमें, डिलीट स्टार आईटी था, डिलीट स्पेस स्टार आईटी था। सो उस आइटरेटर को डी रेफरेंस करें ना तो एक्चुअली उसका पॉइंटर आ जाता है, जिस जिस जो वैल्यू आ जाती है उस वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, पॉइंटर पड़ा हुआ है, तो उसको आप डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज ये आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, जब भी आप एक आइटरेटर को डी रेफरेंस करते हैं, आइटरेटर को डी रेफरेंस करते हैं तो एसेंशियली इसके अंदर वाली वैल्यू आ जाती है, और इसके अंदर वाली वैल्यू क्या पड़ी हुई है, वो पॉइंटर है। तो एसेंशियली हम उसको क्या कर रहे हैं, पहले हम उसको डिलीट कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं ऐसा करो इससे आइटरेटर भी रिमूव कर दो। ये बात समझ, ठीक है, ठीक है। एंड ही इज राइट, बेसिकली ये बाद में होगा, ये पहले होगा, ठीक है, क्योंकि पहले ये बेसिकली किसको रिमूव कर रहा है, ये उस वेक्टर में उस जगह पर जो पड़ी हुई वैल्यू उसको उठाता है और कहता है अच्छा ये तुम किसी तरफ पॉइंट करो, उसी तरफ पॉइंट करो, उसको डिलीट कर दो, ठीक है। यानी बेसिकली अगर मैं पैराग्राफ की बात कर रहा हूं तो एसेंशियली जब मैं डिलीट स्टैटिक आईटी कर रहा हूं तो एसेंशियली वो कह रहा है कि मैं ये जो मेरा जिस पैराग्राफ को तुम पॉइंट कर रहे थे उसको डिलीट कर दो। तो क्या इस वेक्टर में से उसको रिमूव किया, ये देखें, लेट्स से कि मेरा कैलकुलेटर है जो इस इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं सो लेट्स से मेरा कैलकुलेटर है लेट्स से मेरा एक आइटरेटर है, ऑटो लिख देता हूं मैं, इसको मैं कहता हूं बेटा कि जो भी मेरा पैराग्राफ का वेक्टर है डॉट बिगिन की तरफ, तो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये आइटरेटर इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली इसकी तरफ। अच्छा अगर मैं कहता हूं डिलीट स्टेरिक आईटी, तो व्हाट इज स्टेरिक आईटी मीन, इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारी मेमोरी वैल्यू है, ठीक है ना, इसको डिलीट कर दो, ये जिसको पॉइंट कर रहा है उसको रेफर करो, तो डिलीट कर दो। और ये क्योंकि अरे है, तो हमारे केस में ये अरे है, उसके केस में वो एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट था, तो उस केस में तो ये चल गया, लेकिन यहां पर क्योंकि अरे है तो मुझे यहां पर ये भी लिखना पड़ेगा, क्या ये बात समझ, ठीक है, ठीक है। अच्छा इससे ये एंट्री रिमूव नहीं होगी, इस एंट्री को मुझे दोबारा रिमूव करवाना पड़ेगा, कैसे, मैं सेक्टर का नाम रखूंगा पीस डॉट इरेज और यहां पे मुझे आइटरेटर भेजना पड़ेगा,
ये बात समझ, ठीक है, और वो ही वहां पर हो रहा है काम, ठीक है। जब भी कोई कनेक्शन अपने आप को रिलीज करवाता है तो उस वेक्टर में से पहले क्या करता है, वो एडिटर गेन करता है, फिर वो कहता है अच्छा ऐसा करो, ये जिस मेमोरी को तुम पॉइंट कर रहे थे जो डायनामिकली बनी थी उसको रिलीज करो, उसको डिलीट करो, उसके बाद करो, उसके बाद करो इस वेक्टर में से उसको रिमूव करो। ये बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि वहां पर लिखी हुई है, प्लीज उसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये कल के क्विज में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और मैं आज शाम तक यहाँ पर हूँ, अफ्तारी से पहले पहले तक, ठीक है। आप लोग प्लीज इन सारों को बेशक डिस्कस करके काम करें, ये पूरी की पूरी हर स्लाइड आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत बड़े बड़े कोड हैं, यानी यू विल नॉट बिलीव इट कि ये वो चीजें हैं जो कि आप इंडस्ट्रियल स्केल पे जाके करते हैं ना, तो तब आपसे ये आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, और अगर आपको ये पता है ना तो आप सुपर हीरो समझे जाते हैं, ठीक है। ये बातें ऐसी बातें हैं जो कि आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, ओके, ये आपको किसी भी बुक में भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। दीज आर रियल जेन्युइन किस्म के जो यहाँ पे आपके जेम्स हैं जो आपको बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज तमाम स्लाइडों को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें, हो सकता है इसमें कोई गलती भी हो, ठीक है। इन सबके कोड्स भी हमने एंड में दे दिए हुए हैं, ये अगर आप देखें ना तो ये ऑनलाइन जीडीबी के कोड पड़े हैं सारे सारे, आप चाह के इनको थोड़ा एक्सप्लोर भी करें कैसे चल रहे हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन जीडीबी पे डिबगिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको उसके डाउनलोड करें, डाउनलोड करके इसको व्यू स्टूडियो पे चलाएं, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच।